हेलो बच्चों। क्या आप लोग हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं? वो कितने महान थे, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम लोग इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस पार्ट के आखिरी में कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसमें हम लोग एडवर्ब और इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना चैप्टर। इंग्लिश रीडर क्लास 8 में हमारा लेसन नंबर है 8 और चैप्टर का नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये शब्द यूज़ किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता एक नाविक थे और पढ़ाई और परिवार की मदद करने के लिए इन्होंने बचपन में इमली के बीज और अखबार बेचने का भी काम किया है। तो इससे पता चलता था वो कितने मेहनती और लगनशील थे। बाद में उन्होंने किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे रखा और भौतिकी फिजिक्स में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने भारत के दो बड़े संस्थान DRDO और इसरो में अपनी सेवाएं भी दी। वो भारत में अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 और रोहिणी उपग्रह के प्रक्षेपण में मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों का विकास किया गया और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में उनके महान योगदान के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बच्चों, यही आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया। तो उन्होंने मिसाइलों के बनाने में भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। वो एक अच्छे लेखक थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, एक और दूसरी बुक थी इग्नाइटेड माइंड्स। एक अन्य बुक इंडिया 2020 में उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए इसके बारे में भी बताया था। वे युवाओं को बड़ा सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। भारत सरकार ने उन्हें समय समय पे पुरस्कृत भी किया है। वे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किए गए। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान देते समय उनका निधन हो गया था। बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें ये सिखाता है कि सपने वे नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आप ऐसे सपने ही देखिए बच्चों और आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्या है, व्हेन एंड वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न। तो एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, वॉट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली। तो अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया था। तो ही सोल्ड टैमरिन सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली एट अ यंग एज। तो जब वो छोटे थे तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इमली के बीज और न्यूज़पेपर भी बेचे थे। फिर है, नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही वर्कड। दो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बतानी है जहाँ पे उन्होंने काम किया था। ही वर्क एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में DRDO, एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। इन दोनों रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया था। फिर है, नेम द बुक इन विच ही मैंशनड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड कंट्री। तो उस बुक का नाम बताना है जिसमें उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। तो द बुक इज टाइटल्ड इंडिया 2020 अ विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम। तो ये उस बुक का नाम था। अगला है, लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। तो उन पुरस्कारों के नाम बताने हैं जिससे एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था। तो आंसर क्या होगा, ही वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण इन 1990 एंड भारत रत्न इन 1997 एंड द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो 1997 में ये पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न क्या है, वाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो उन्हें ये नाम क्यों दिया गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो उन्हें ये नाम बैलिस्टिक मिसाइलों और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए दिया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वर्ड पावर में है कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स। तो बच्चों, पार्ट में ये नाम दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ए नाम से जो मिसाइल है उसका नाम था अग्नि, टी नाम से मिसाइल है पृथ्वी, एन नाम से मिसाइल है नाग, ए नाम से एक और मिसाइल है आकाश और टी नाम से है त्रिशूल। तो ये सारी मिसाइल्स हैं जिसके डेवलपमेंट में उन्होंने योगदान दिया था। अब हम लोग देखते हैं चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड यूज करने हैं ब्रैकेट से। देखिए, सुनने में प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये दोनों सेम आवाज आती है, इन्हें होमोफोन्स कहते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग होते हैं। प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत।
द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांतिक आदमी हैं, वो सिद्धांतों पे अपने अटल रहते हैं। फिर दूसरा है स्मॉल चिल्ड्रन हैव लिटिल हैंड्स। तो स्मॉल छोटा और लिटिल मतलब भी छोटा होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। स्मॉल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ स्मॉल आएगा, एंड लिटिल हैंड्स यहाँ पे आएगा। यू शुड लिव इन यूनिटी बिकॉज यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो हमें यूनिटी में रहना चाहिए क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, क्योंकि जो संगठन होता है उसमें ताकत होती है। नेक्स्ट है द हैंडसम यंग मैन हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइफ। तो बच्चों अगर आदमी है तो उसके लिए हैंडसम शब्द का प्रयोग होता है और औरतों के लिए ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हैंडसम यंग मैन बोला जाएगा और ब्यूटीफुल वाइफ। अब चलते हैं हम लोग आगे लैंग्वेज प्रैक्टिस पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ बच्चों मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ एडजेक्टिव जो डिग्री के हिसाब से 3 तरह की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव। अब इनके बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए जब अगर कोई एक ही वस्तु है उसकी किसी से तुलना नहीं की जा रही है तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है जब हम तुलना नहीं करते हैं। जैसे कोई चीज़, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस था चाइना सबसे बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे बिग शब्द, वहाँ कोई और कंट्री नहीं है तो वहाँ पे हम लोग बिग का प्रयोग करेंगे। जैसे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं चाइना इज़ अ बिग कंट्री, ठीक है, लेकिन इसकी और किसी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर अगर यहाँ पे 2 कंट्रीज एक साथ होती, भारत और चाइना, तो हम लोग बोलते हैं चाइना इज़ बिगर कंट्री देन इंडिया। तो यहाँ पे बिगर जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका प्रयोग करते। और अगर कोई कंट्री सबसे बड़ी है जैसे रशिया है उसके लिए यूज़ करते, क्योंकि रशिया विश्व की सबसे बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हम लोग बोलते रशिया इज़ द बिगेस्ट, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है, तो ये हम लोगों की सुपरलेटिव डिग्री हो जाती। इसी तरह कोई चीज़, कोई चालाक है तो उसके लिए क्लेवर वर्ड का यूज़ होगा, लेकिन कहा जाए राम श्याम से चालाक है तो वहाँ पे क्लेवरर शब्द का यूज़ होगा। और कहा जाए मोहन सबसे चालाक है तो हम लोग बोलेंगे मोहन इज़ द क्लेवरेस्ट। तो यहाँ पे ये तीनों डिग्री हो जाएगी। इसी तरह कोई चीज़ हाई है तो हम लोग बोलेंगे कि बिल्डिंग ऊंची है तो बिल्डिंग इज़ हाई। अब हम कहेंगे, 2 कंपैरिजन करेंगे, तो अगर एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से हाइयर है तो हम लोग बोलेंगे यह बिल्डिंग उससे ऊंची है, दिस बिल्डिंग इज़ हाइयर देन दैट बिल्डिंग, वहाँ पे हाइयर शब्द का प्रयोग होगा। और तीसरा होता है हाईएस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है तो हम लोग बोलेंगे द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, और इसके सामने द का भी प्रयोग किया जाता है, द हाईएस्ट बोला जाएगा। इसी तरह कोई लंबा है तो टॉल, अगर 2 लोगों की तुलना कर रहे हैं तो टॉलर, और अगर सबसे लंबा है तो टॉलेस्ट का प्रयोग होगा। इसी तरह अगर कोई बूढ़ा है तो ओल्ड, उससे ज़्यादा बूढ़ा है तो ओल्डर, और सबसे बूढ़ा है तो ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्या है, बीरबल वॉज क्लेवरर देन द अदर मिनिस्टर्स। अब यहाँ बीरबल की तुलना और मिनिस्टर से की गई है, इसलिए तुलना में वो ज़्यादा क्लेवर था तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, चूंकि एवरेस्ट सबसे ऊंचा है तो यहाँ पे द हाईएस्ट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चाइना इज़ अ बिग कंट्री, अब यहाँ पे केवल चाइना है, कोई और देश नहीं है, तो बिग का ही प्रयोग किया जाएगा, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। सुप्रिया इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो क्लास में सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची हाइट है उसकी, तो सुप्रिया इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। फिर है जेम्स इज़ 2 years ओल्डर देन मी। अब 2 लोगों का तुलना हो रही है तो तुलना करते समय कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, तो इसमें ओल्ड का जो सेकेंड फॉर्म होता है सुपरलेटिव ओल्डर का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, एड ly टू फॉर्म एडवर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों, एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब की किसी कार्य की विशेषता बताते हैं। अक्सर एडजेक्टिव के पीछे ly लगा के एडवर्ब बना लिए जाते हैं। जैसे साइलेंट है तो साइलेंट के साथ ly लगा लेंगे तो साइलेंटली एक एडवर्ब हो जाएगा। ब्रेवली भी हो जाएगा, ब्राइटली हो जाएगा, नीटली हो जाएगा, केयरफुली हो जाएगा। तो इन शब्द का प्रयोग करना है हमें। पहला क्या है, माई ग्रैंड मदर प्रेज साइलेंटली, मेरी दादी साइलेंटली प्रेयर करती हैं। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, तो सन ब्राइटली शाइन कर रहा था। वी मस्ट ड्राइव केयरफुली, हमें बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। शी राइट्स वेरी नीटली, वो सफाई से लिखती है। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, तो जो सोल्जर्स थे वो बहुत बहादुरी से लड़े। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन हो गया। फिर आखिरी है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नेसेसरी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होते हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे हमें कहाँ पे किसी सेंटेंस में रुकना है, कहाँ पे विराम लेना है, इसके बारे में पता चलता है। तो आपके जो बुक दी थी उसमें पंक्चुएशन नहीं लगे हुए थे, यहाँ पे लगा दिया गया है और उसे मैंने रेड से मार्क भी कर दिया है। जैसे विल यू हेल्प मी, अब ये विल यू हेल्प मी ये प्रश्नवाचक है तो यहाँ पे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। फिर दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर,
यमुना, तो दिल्ली कॉमा लगना चाहिए था, द कैपिटल ऑफ इंडिया फिर कॉमा लगना था, स्टैंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, तो रिवर यमुना के किनारे है, और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगना था। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज़, अब ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो इसमें एक्सक्लामेटरी साइन भी लगनी चाहिए थी, तो आखिरी में लगा दिया गया है। फिर है वेयर डू यू वांट टू गो, क्वेश्चन मार्क, फिर होएगा आस्क्ड मीरा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना था क्योंकि किसी के कहे हुए कथन को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के वेयर डू यू वांट टू गो, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमा, आस्क्ड मीरा, फिर फुल स्टॉप। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला चैप्टर आप जब भी पढ़े आपको मिल जाए। तो अपना वीडियो मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।